हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे। मैं बढ़िया हूँ और आज हम यहाँ पर शुरू करने वाले हैं एक नया चैप्टर जिसका नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, यानी इस सिलेबस का, आईएससी के सिलेबस का द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर जो सीबीएसई के सिलेबस में नहीं है। और इसमें वैसे तो ये चैप्टर बहुत ज़्यादा ईजी है, पर थोड़ी यहाँ पर टेक्निकलिटीज़ हैं, क्योंकि यहाँ पर हम कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से कुछ यहाँ पर रूल्स वगैरह भी सीखते हैं, कुछ डिबेंचर रिडम्पशन के बारे में, कुछ डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो ये कुछ चीज़ हम यहाँ पर सीखेंगे। तो प्लीज़ बी अटेंटिव, बी फोकस्ड और ध्यान से पूरी वीडियो को देखना, सारी चीज़ें समझना। मैं यहाँ पर आपको सारी चीज़ें समझाऊंगा भी इन डिटेल। उसके बाद में घबराना मत, जब आप चीज़ों समझोगे तो वहाँ पर एंट्री बस याद करते रहना, कॉन्सेप्ट को समझते रहना। उसके बाद में मैं आपको इस चैप्टर के कुछ बुक के क्वेश्चंस भी कराऊंगा, ताकि आपको ये समझ आ जाए कि हमें एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस को सोल्व करके आना है। तो टाइम बहुत कम बचा है आपके पास में, लगे रहिए, मेहनत करते रहिए। जितनी मेहनत आप करोगे उतना ही अच्छा आपका रिजल्ट आएगा। तो प्लीज़ बी अटेंटिव, बी फोकस्ड, कीप लर्निंग एंड बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, तो रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स में सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि रिडम्पशन क्या होता है। डिबेंचर्स तो आप लोगों को पता है, आपको मैंने पढ़ाया है इशू ऑफ डिबेंचर्स, तो वहाँ पर डिबेंचर क्या होते हैं वो तो आपको पता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि रिडम्पशन क्या है। देखो, जब भी आप किसी से पैसा उधार लेते हो और जब आप उसको वापस करते हो, यानी आप उसका रिपेमेंट करते हो, तो उस रिपेमेंट वर्ड को अकाउंटिंग में यानी कि फाइनेंसिंग टर्म्स में हम रिडम्पशन कहते हैं। तो बेसिकली एक चीज़ दिमाग में रखो कि आपने किसी से पैसा लिया, जब आप उसको वापस करते हो यानी कि रीपेमेंट करते हो, उसी रीपेमेंट को हम क्या बोलते हैं, रिडम्पशन। तो यहाँ पर जब कंपनी डिबेंचर्स की फॉर्म में पब्लिक से पैसा ले रही है, तो एक ना एक टाइम आएगा, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 5 साल बाद, जब वो पैसा वापस किया जाएगा उस पब्लिक को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। तो एक एग्जांपल लेके आपको मैं समझाता हूँ। जैसे ये हमारी एक कंपनी है एंड हमारी एक कंपनी ने मिस्टर ए से 1 लाख रुपये लिए। 1 लाख रुपये कैसे लिए, 1000 डिबेंचर इशू किए, जो कि एक डिबेंचर कितने का था, 100 का। तो ये जो 1000 डिबेंचर इशू किए हैं ए को, इसको बोल दिया कि 2 साल के बाद में आपका पैसा आपको वापस कर देंगे। सो दिस इज़ फर्स्ट ईयर, दिस इज़ सेकंड ईयर। तो सेकंड ईयर में जब यहाँ पर एंड आएगा सेकंड ईयर का, यानी जब 31 मार्च जो भी डेट होगी, वहाँ पर ये कंपनी ने यहाँ पर पैसा लिया और 2 साल के बाद में यहाँ पर पैसा दिया, वापस किया। तो जब ये पैसा वापस किया जाता है डिबेंचर्स का, यानी कि वो जो 1000 डिबेंचर थे वो कंपनी वापस ले लेगी और उसके बदले में पर डिबेंचर के 100 रुपये, यानी कि पूरे 1 लाख रुपये उसको डिबेंचर होल्डर को वापस कर देगी। तो दिस ट्रांजेक्शन इज कॉल्ड एज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। अब मैंने यहाँ पर नोट्स बनाए हुए हैं। नोट्स में क्या लिखा है, मैंने यहाँ पर क्या लिखा है, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स मीन्स रीपेमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ डिबेंचर्स, यानी कि वो जो अमाउंट लिया है डिबेंचर्स का, उसको जब आप रीपे करते हो, रीपेमेंट करते हो उसका, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। किसको पे करते हैं, टू डिबेंचर होल्डर आफ्टर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि यहाँ पर एक टाइम सेट हो जाता है कि 2 साल के बाद में आपको पैसा वापस किया जाएगा, 3 साल के बाद में, 4 साल के बाद में, वॉट एवर द टाइम पीरियड इज, उसके बाद में वो पैसा वापस किया जाता है डिबेंचर्स का, उसको हम क्या बोलते हैं, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है। अब इस चैप्टर में बेसिकली हमारे यहाँ पर 7 टॉपिक है जो हमें यहाँ पर कवर करने हैं। ठीक है। सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं टॉपिक नंबर 1, दैट इज सोर्स ऑफ फाइनेंस, यानी कि वो जो आप पैसा वापस करोगे उसका सोर्स कहाँ से आएगा, यानी वो जो आप पैसा वापस करोगे डिबेंचर होल्डर्स को, डिबेंचर्स का पैसा वापस दोगे, तो उस वक्त ये पैसा आपके पास में कहाँ से आएगा। सो सोर्स ऑफ फाइनेंस की बात करेंगे तो हमारे पास में 3 सोर्स है। टॉपिक नंबर 1 आपके सामने, हमारे पास में 3 सोर्स हैं। पहला सोर्स क्या है, रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल, यानी कि अगर हमें डिबेंचर होल्डर को वापस पैसा देना है तो हम क्या कर सकते हैं, वापस से नए शेयर इशू करेंगे। तो जब नए शेयर इशू करेंगे, हमारे पास में पैसा आएगा, वो पैसा हम किसको दे देंगे, डिबेंचर होल्डर को दे देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, डिबेंचर्स खत्म हो जाएंगे और नए शेयर इशू हो जाएंगे। तो यानी हमने जो पैसा लिया है कहाँ से आया है, शेयर को इशू करके। शेयर क्या होता है, शेयर कैपिटल। तो यानी कि पहला ऑप्शन क्या हो सकता है आपका, आउट ऑफ कैपिटल आप रिडम्पशन कर सकते हो। दूसरा केस क्या हो सकता है कि भाई कंपनी कुछ ना कुछ तो हर साल कमाएगी, हर साल प्रॉफिट अर्न करेगी, तो उस प्रॉफिट में से ही कंपनी थोड़ा थोड़ा पैसा निकाल के रखती रहे। जब डिबेंचर को वापस करने का टाइम आएगा, जब रिपेमेंट का टाइम आएगा, तो उस वक्त क्या करेंगे, उस प्रॉफिट को हम कैश की फॉर्म में उसको दे देंगे डिबेंचर होल्डर को। तो ये क्या हो गया, सेकंड वाला, रिडम्पशन आउट ऑफ प्रॉफिट्स। थर्ड यहाँ पे हम बात करते हैं रिडम्पशन आउट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट्स, यानी कंपनी क्या कर सकती है। फॉर एग्जांपल हमने 1 लाख के डिबेंचर इशू किए, 2 साल के बाद में 1 लाख का रिपेमेंट करना था, तो कंपनी ने क्या काम किया, 60,000 के नए शेयर इशू कर दिए। तो शेयर इशू करने से जो 60,000 रुपये आए, एक तो वो, और 40,000 हमने प्रॉफिट में से सेविंग करके रखे थे, तो 40 + 60 करके हमने 1 लाख रुपये डिबेंचर होल्डर को दे दिए। तो यानी कि हम थर्ड में क्या कर सकते हैं कि हम थोड़ा सा पैसा कैपिटल से, थोड़ा सा पैसा प्रॉफिट से। तो अगर एग्जाम में आपके पास आए कि डिबेंचर्स को रिडीम करने के क्या क्या आपके पास में सोर्स हैं, तो 3 सोर्स होते हैं। पहला
आउट ऑफ कैपिटल, सेकंड आउट ऑफ प्रॉफिट, थर्ड आउट ऑफ कैपिटल एंड प्रॉफिट। तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया है टॉपिक नंबर 1। अब बात करते हैं कि भैया वो जो हम रिडम्पशन करेंगे डिबेंचर्स का, उसके कौन कौन से मेथड हो सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे सामने यहाँ पर 4 मेथड है। पहला है लमसम, या फिर मैं बोल सकता हूँ पेमेंट एट द एंड ऑफ फिक्स्ड पीरियड। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ये एक साल है, ठीक है, ये है 1 अप्रैल 2017 और ये ख़त्म होगा 31 मार्च 2018। मैंने यहाँ पर डिबेंचर्स को इशू करके 1000 डिबेंचर इशू किए, पर डिबेंचर 100 रुपीज़ लिए, तो मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपये पब्लिक से ले लिए। उसके बाद मैंने बोला कि जब 3 साल ख़त्म हो जाएंगे, जब 3 साल ख़त्म हो जाएंगे तो मैं आपको आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। तो यहाँ पर ये हो गया आपका फर्स्ट ईयर, ये हो गया सेकंड ईयर, तो ये जो थर्ड ईयर ख़त्म होगा, यानी कि इस डेट पर मैं पूरे के पूरे 1 लाख रुपये वापस कर दूंगा, डिबेंचर होल्डर के पूरे 1 लाख रुपये वापस कर दूंगा। तो ये पूरा का पूरा पैसा आप एक बार में वापस कर रहे हो, तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिडम्पशन इन लमसम। दिस इज़ द मेथड नंबर 1। अब बात करते हैं सेकंड, रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट यानी कि ड्रॉ फ्लोट्स। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है कि भाई मैं क्या काम कर सकता हूँ कि मैंने यहाँ पर 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू किए, मैंने बोला फर्स्ट ईयर के एंड में आपको इस 1000 डिबेंचर में से मैं 200 डिबेंचर आपको वापस कर दूंगा। 200 डिबेंचर जो मैंने आपको इशू कर रखे हैं उसका मैं आपको पेमेंट कर दूंगा, यानी कि मैं 20,000 का पेमेंट तो यहाँ पर कर दूंगा। उसके बाद में 300 डिबेंचर में यहाँ पर रिडीम कर दूंगा, यानी कि मैं आपको 30,000 रुपये यहाँ पर वापस कर दूंगा, ठीक है। एंड बाकी के बचे हुए 500 डिबेंचर में 500 × 100 आपको 50,000 में यहाँ पर रिडीम कर दूंगा। तो बेसिकली मैं यहाँ पर क्या काम कर रहा हूँ, जब मैंने शेयर डिबेंचर इशू कर दिए तो मैं अलग अलग इंस्टॉलमेंट में 2, 3, 4 इंस्टॉलमेंट में मैं थोड़ा थोड़ा पैसा करके वापस कर रहा हूँ, तो उसको हम बोलते हैं रिडम्पशन इन इंस्टॉलमेंट। आई थिंक आपको ये वाली बात समझ आ गई। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर हम थर्ड वाली, रिडम्पशन बाय परचेज ऑफ ओन डिबेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सिंपल है कि भाई देखो ये हमारी कंपनी है और ये इधर हमारा डिबेंचर होल्डर है और बीच में है हमारी सेबी, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, जहाँ पर हमारे शेयर्स और डिबेंचर्स क्या होते हैं, लिस्टेड होते हैं, ठीक है। अब हमारी कंपनी ने इस मिस्टर DH को यानी डिबेंचर होल्डर को 1000 डिबेंचर इशू कर दिए, ठीक है, और बोला आफ्टर 5 ईयर्स हम आपको आपका पैसा वापस लौटा देंगे, ठीक है ना। अब मान लो इस डिबेंचर होल्डर को 5 साल से पहले ही पैसों की ज़रूरत पड़ गई, नीड हो गई। अब वो क्या काम करेगा, उसके पास पैसा कहाँ से है, कंपनी तो 5 साल के बाद देगी। अब ये डिबेंचर होल्डर क्या करेगा, जाएगा सेबी के पास में, बोलेगा मैं अपने डिबेंचर को बेचना चाहता हूँ, मान लो 2 साल के बाद ही चला गया सेबी में और जाकर के बोला मैं अपने डिबेंचर को बेचना चाहता हूँ, और वैसे तो मैंने 100 रुपये का डिबेंचर परचेज़ किया था कंपनी से, बट क्योंकि मुझे पैसों की नीड है तो मैं इसको 90 रुपीज़ में ही बेच दूँगा। तो इसके पास डिबेंचर कितने थे, 1000, यानी कि ये 90,000 में ही डिबेंचर को बेचने के लिए तैयार है आफ्टर 2 ईयर्स, जबकि इसको पैसे कम मिलेंगे आफ्टर 5 ईयर्स। तो यहाँ पर जब कंपनी को पता चलता है तो कंपनी क्या सोच रही है, एक काम करो इस डिबेंचर होल्डर से ना ये डिबेंचर खुद ही परचेज कर लो। उससे क्या होगा, कंपनी का 10,000 का फायदा हो जाएगा, क्योंकि कंपनी को यही डिबेंचर कब रिपेमेंट करना पड़ेगा, 5 साल के बाद कितने देने पड़ेंगे, 1 लाख रुपये, बट अभी 2 साल के बाद कितने देने पड़ रहे हैं, 90,000। तो कंपनी का यहाँ पर 10,000 का फायदा है, तो कंपनी क्या करती है, अपने ही डिबेंचर होल्डर से ओपन मार्केट से यानी कि सेबी से खुद ही परचेज कर लेती है। दिस इज द मेथड नंबर 3। अब बात करते हैं नेक्स्ट वाला यहाँ पर बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स। इस बात का मतलब क्या है, इस बात का मतलब सिंपल है कि भाई ये हमारी कंपनी है, कंपनी ने मिस्टर डिबेंचर होल्डर को, मिस्टर DH को 1000 डिबेंचर इशू किए और बोला भैया 1000 डिबेंचर 100 रुपये का यानी 1 लाख रुपये से ले लिए डिबेंचर इशू करके। अब कंपनी ने बोला कि 5 साल के बाद आना, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद आना, आपको आपका पैसा वापस मिल जाएगा डिबेंचर्स का। अब 5 साल के बाद ये मिस्टर DH गया कंपनी के पास, बोला लाओ जी मेरे पैसे। कंपनी ने कहा कि पैसे तो हमारे पास है नहीं, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि आपको 1 लाख रुपये के शेयर दे दें, क्या हम ऐसा कर सकते हैं कि आपको 1 लाख रुपए के शेयर दे दें। तो कंपनी ने क्या काम किया, इस मिस्टर DH से यानी डिबेंचर होल्डर से अपने जो डिबेंचर के सर्टिफिकेट थे, डिबेंचर के जो सर्टिफिकेट थे DC, वो वापस ले लिए। अब कंपनी को इसको 1 लाख रुपए देने थे, तो कंपनी ने क्या काम किया, 1 लाख रुपए डिवाइड बाई 10,000, 10 रुपये का एक, यानी कंपनी ने क्या काम किया, इसको 10,000 शेयर दे दिया, इक्विटी शेयर 10,000 × 10 रुपये, यानी 1 लाख रुपये इसको क्या दे दिए,
शेयर दे दिए। तो यहाँ पर पैसा नहीं दिया बल्कि डिबेंचर्स लिए, बदले में क्या दे दिए, शेयर दे दिए। तो ये भी एक तरीके से क्या हो गया, रिडम्पशन हो गया। तो दिस इज द मेथड नंबर 4, दैट इज बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स। तो यहाँ पर मैंने आपको 2 टॉपिक समझा दिए हैं। अब बात करते हैं फाइनली यहाँ पर टॉपिक नंबर 3 की। टॉपिक नंबर 3 क्या है, रूल्स रिगार्डिंग डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। अब देखो इस चैप्टर में, वैसे तो ईजी चैप्टर है, बट इस चैप्टर के अंदर 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है समझनी। पहला डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, दूसरा डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, और तीसरा है यहाँ पर हमारा कि रिडम्पशन कैसे करेंगे डिबेंचर का। तो 3 चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। अब ये पूरा जो रिडम्पशन होता है, क्योंकि पूरी कंपनी फॉर्म होती है हमारी कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर, यानी कानून के हिसाब से हम कंपनी को चलाते हैं। तो कानून के अंदर ही कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन लिखे हुए हैं। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व के बारे में कुछ रूल्स हैं, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट के बारे में कुछ रूल्स हैं, डिबेंचर को रिडीम करने के बारे में कुछ रूल्स हैं। तो सारे रूल्स को समझना हमें बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कंपनी रेगुलेट होती है एज पर कंपनीज एक्ट 2013। कानून के खिलाफ आप जाकर के कुछ भी नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें ये समझना पड़ेगा कि भैया क्या रूल्स हैं। लेकिन रूल को समझने से पहले हमें ये तो पता चल जाए एटलीस्ट कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व एग्जैक्टली होता क्या है, एंड डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और डिबेंचर्स को रिडीम जो हम करेंगे वो कैसे करेंगे। तो यहाँ पर मैं आपको एक एग्जांपल लेके समझाऊंगा, कोशिश करना समझने की, ठीक है। तो मैं यहाँ पर एक खुद का एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आपको समझ आए कि डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व होता क्या है एग्जैक्टली। अब देखो मैं क्या बोल रहा हूँ कि भाई ये मेरी खुद की पर्सनल बैलेंस शीट है, ये मेरी खुद की पर्सनल बैलेंस शीट है, प्लीज़ समझने की कोशिश करना। अब देखो यहाँ पर मैंने क्या काम किया है, खुद का पैसा लगा रखा है बिजनेस के अंदर, कैपिटल। मान लो मैंने 1 लाख रुपए लगाए, तो इधर एसेट साइड में मेरे पास में क्या आ गया, कैश आ गया 1 लाख का, ठीक है। अब मेरे पास 1 लाख है, तो मैंने क्या काम किया, इस 1 लाख में से मैंने स्टॉक खरीद लिया 70,000 का, और मैंने कुछ फर्नीचर खरीद लिया 30,000 का, और ये दोनों चीज़ें मैंने कैश में खरीदी। तो मेरे पास से कैश क्या हो गया, खत्म हो गया। ये वाली बात आपको समझ आई। अब क्या हुआ है आगे, अब मेरे 1 लाख का कैपिटल किस फॉर्म में इन्वेस्टेड है, स्टॉक और फर्नीचर में इन्वेस्टेड है। तो मैंने क्या काम किया, बैंक से लोन ले लिया। मैंने क्या काम किया, बैंक से लोन ले लिया 50,000 का। अब ये जो लोन मिला ये मेरा बैंक के फॉर्म में मिला, यानी मेरे बैंक में 50,000 रुपये आ गए। और मैंने बैंक से बोला कि बैंक देखो आपको जो 50,000 रुपये है ना, मैं 2 साल के बाद में रिपेमेंट करूंगा इसका। कब रिपेमेंट करूंगा, 2 साल के बाद में, ठीक है। अब 2 साल के बाद में इसका रिपेमेंट हम कर देंगे। अब क्या हुआ आगे, मैंने क्या काम किया, ये जो मेरा बैंक लोन है ना, ये जो मैंने बैंक लोन लिया है 50,000 का, ये जो मेरे बैंक में पैसा आया है, मैंने इसको भी किसी एसेट में, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर मशीन खरीद ली बिज़नेस के लिए, और वो मैंने बिज़नेस के लिए मशीन खरीद ली 50,000 की। तो ये जो बैंक बैलेंस था ये भी मेरा खत्म हो गया। तो यहाँ तक आपको बात समझ आ रही है, यानी कि मेरे पास में 1 लाख का कैपिटल है बिज़नेस के अंदर इन्वेस्टेड, और 50,000 का मैंने लोन लिया हुआ है, जिसके बराबर मेरे पास एसेट है 1,50,000 की। यहाँ तक क्लियर है। देखो अब क्या होता है, अब जैसे ही पहला साल मेरा ख़त्म हुआ तो मैंने प्रॉफिट अर्न किया, और मैंने प्रॉफिट अर्न किया 60,000 का। और जब मैंने प्रॉफिट अर्न किया 60,000 का, मान लेते हैं वो हमारा कैश की फॉर्म में हुआ। कैश की फॉर्म में मतलब यानी मैंने गुड्स परचेज किए और मैंने कैश में उसको सेल कर दिया, और सेल करने में मेरा प्रॉफिट हो गया 60,000 का, ठीक है। अब यहाँ तक तो मेरी बैलेंस शीट मैच कर रही है। अब जो मेरी बाइको है, जो मेरी वाइफ है नहीं, एग्जांपल ले रहा हूँ, तो मेरी जो वाइफ है उसने जब इस प्रॉफिट की तरफ नज़र मारी, बोली आपको तो प्रॉफिट हुआ है 60,000 का, एक काम करते हैं मनाली घूमने चलते हैं। अब मेरा दिमाग चला, मैंने कहा भाई घूमने नहीं जा सकते। बोली क्यों नहीं जा सकते, आपका ही तो प्रॉफिट, आपने तो कमाया। मैंने कहा नहीं जा सकते। बोली क्यों, मैंने कहा ये प्रॉफिट मुझे बैंक लोन को पेमेंट करना है। जो मैंने बैंक लोन ले रखा है ना 50,000 का, मुझे ये 60,000 के प्रॉफिट में से 50,000 तो बैंक लोन के पेमेंट करने हैं 2 साल के बाद में। मेरे पास तो 10,000 ही है। कह रही नहीं मेरे आपको, मुझे तो प्रॉफिट दिख रहा है पूरा 60,000 का, आप झूठ बोल रहे हो, आपको बैंक लोन पेमेंट नहीं करना। तो मैंने क्या काम किया, मैंने इस प्रॉफिट में से 50,000 रुपये अलग निकाल के रख दिए, क्योंकि मुझे बैंक लोन का पेमेंट करना है। तो मैंने 50,000 अलग निकाल के रख दिए। तो मैंने बेसिकली प्रॉफिट में से ट्रांसफ़र कर दिया रिजर्व में। और रिजर्व कौन सा, एक तरीके से मैं बोल सकता हूँ ये रिपेमेंट रिजर्व है। ये क्या है, रिपेमेंट रिजर्व। किस चीज़ का रिपेमेंट है ये है बैंक लोन का। मैं यहाँ लोन लिख रहा हूँ, ये लोन रिपेमेंट रिजर्व में मैंने ट्रांसफ़र कर दिए प्रॉफिट में से 50,000। तो प्रॉफिट में कितना बचा, 10,000। अब आप देखो बैलेंस शीट अब भी मैच कर रही है, बैलेंस शीट अब भी मैच कर रही है। कैसे, ये कितना आ रहा है 2,10,000, एंड यहाँ भी कितना आ रहा है 2,10,000। अब जो मेरी वाइफ है, जब उसकी नज़र इधर से हटी तो दुर्घटना घटी। कैसे, उसकी नज़र गई इस कैश की तरफ। बोली आपके पास में तो कैश पड़ा है ना 60,000 का, चलो मनाली घूमने चले। मैंने कहा पागल है क्या तू, 60,000 रुपये जो कैश हैं ये तो उसके है ना, किसके, जो मुझे लोन का रिपेमेंट करना है, रिजर्व में डाल दिया मैंने। बोली नहीं मुझे तो 60,000 रुपये दिख रहे हैं, अगर आप रिजर्व डालते तो भाई ये 60,000 कैसे बचते। मैंने कहा यार बात तो सही है। तो मैंने क्या काम किया, मेरे पास जो कैश पड़ा हुआ है बेसिकली,
ये कैश दो चीज़ों का है, एक तो इसमें 10,000 का प्रॉफिट है और इसमें एक 50,000 का रिजर्व है, बट कैश तो पूरा 60,000 ही दिख रहा है ना एसेट साइड में। मैंने कहा यार कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर कैश को ब्लॉक करना पड़ेगा ताकि मेरे पास कैश ना हो। तो मैंने क्या काम किया, इस कैश में से मैंने 50,000 रुपये कहीं पर इन्वेस्ट कर दिए, 50,000 रुपये कहीं पर इन्वेस्ट कर दिए। अब मेरे पास में कितना कैश बचा, 10,000। मैंने इन्वेस्टमेंट इसलिए किया ताकि मेरे पास जो कैश पड़ा हुआ था वो कहीं मुझसे खर्च ना हो जाए, मुझसे उठ ना जाए, तो मैंने उसमें से 50,000 निकाल के मैंने एक तरफ इन्वेस्टमेंट कर दिया। अब क्या होगा, जब 2 साल के बाद में जब मैं इस बैंक लोन का रिपेमेंट करूंगा तो मैं क्या काम करूंगा, मैं इस इन्वेस्टमेंट को 50,000 की इन्वेस्टमेंट को बेच दूंगा। तो जब मैं इन्वेस्टमेंट बेचूंगा तो मेरे पास से इन्वेस्टमेंट चली जाएगी, बेचने के बाद मेरे पास क्या आएगा, कैश। अभी मेरे पास कैश कितना है, 10,000। जब मैं इन्वेस्टमेंट बेच दूंगा 50,000 की तो कैश बढ़कर कितना हो जाएगा, 60,000। ये बात समझ आई। तो मैंने इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, कब, जब मुझे बैंक लोन का रिपेमेंट करना है, क्योंकि मुझे पैसे चाहिए। तो जब मैंने ये आपको मैंने ये बेच दिया, इन्वेस्टमेंट बेच दिया, मेरे पास कैश आ गया, तो मैंने जो बैंक लोन ले रखा था 50,000 का, मैं इसका रिपेमेंट कर दूंगा। तो मेरी जो बैंक लोन की लायबिलिटी है 50,000 की, ये खत्म हो जाएगी। और जब मैं पेमेंट करूंगा कैश का, तो मेरे यहाँ से कैश भी 50,000 का खत्म हो जाएगा और कैश कितना बचेगा वापस से, 10,000। ठीक है। तो जो मैंने प्रॉफिट अर्न कर रखा था 50,000 का, वो कहाँ पर चला गया, वो कहाँ पर चला गया, वो चला गया हमारा बैंक लोन के रिपेमेंट में। ठीक है। अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि मैंने लोन का रिपेमेंट तो कर दिया, बट यहाँ पर मेरे पास ये जो मैंने रिजर्व बनाया था लोन रिपेमेंट का, अब इसका तो कुछ काम है ही नहीं। क्यों काम नहीं है, क्योंकि भाई मैंने तो लोन का रिपेमेंट कर दिया, अब तो लोन मेरे ऊपर है ही नहीं। तो अब इस रिजर्व का क्या करूँ, तो अब हमें इस रिजर्व को वापस से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा जनरल रिजर्व में। इसको वापस से ट्रांसफ़र करना पड़ेगा जनरल रिजर्व में 50,000। तो जब मुझे वापस से जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना ही था तो मैंने लोन रिपेमेंट रिजर्व में क्यों ट्रांसफ़र किया, इसलिए किया ताकि मेरा प्रॉफिट ब्लॉक हो जाए, ताकि मेरी वाइफ की नज़र इस प्रॉफिट पर ना पड़े, वरना वो क्या बोलेगी, मनाली घूमने चलो। तो ये बात आपको समझ आई। अब बेसिकली ये जो मैंने आपको पूरी चीज़ बताई है, अब ये अप्लाई करो कंपनी में। यानी कि जो मेरी वाइफ है वो शेयर होल्डर है, मैं कंपनी हूँ। ठीक है। तो मैंने जो बैंक लोन लिया था, आप समझो कि मैंने डिबेंचर इशू किए हुए थे 50,000 के। ठीक है। तो मैंने अपने बैंक लोन के लिए प्रॉफिट में से कुछ पैसा ट्रांसफ़र किया लोन रिपेमेंट रिजर्व में। तो मैंने जो प्रॉफिट में से कुछ पैसा ट्रांसफ़र किया लोन रिपेमेंट रिजर्व में, उसको आप समझो कि मैं प्रॉफिट में से पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में, ताकि कल को जब मैं उस डिबेंचर का पैसा देने की बारी आए तो मेरे पास में पहले से सफिशिएंट पैसा हो। ठीक है। तो ये जो मैं प्रॉफिट में से पैसा ट्रांसफ़र कर रहा हूँ लोन रिपेमेंट रिजर्व, इसी को हम क्या बोलते हैं, DRR, यानी कि डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। और यहाँ जो मैंने कैश को ब्लॉक किया था, इन्वेस्ट किया था, उसको हम बोलते हैं डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट। तो डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट में हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं, ताकि हमारा जो कैश है ना, कैश अमाउंट, वो मेरा ब्लॉक हो जाए। कब तक, जब तक मैं लोन का रिपेमेंट नहीं कर देता हूँ। ठीक है। एंड लास्ट में मैं क्या काम करूंगा, लोन का रिपेमेंट कर दूंगा, यानी डिबेंचर का रिपेमेंट कर दूंगा। और रिपेमेंट करने के बाद में मैंने जो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व बनाया था, इसको हम ट्रांसफर कर देते हैं जनरल रिजर्व में। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब ध्यान देना यहाँ पर, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो है, अब जितने के डिबेंचर अगर हम उतने का ही बना लेंगे तो भाई अपने बिजनेस के अंदर पैसा कहाँ से इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जो हमारे पास में कैश डिबेंचर का आया वो हमने कहीं पर इन्वेस्ट कर दिया, तो ये तो दिक्कत वाली बात है। तो हमारे कंपनीज एक्ट 2013 ने कहा कि जितने भी आपने डिबेंचर इशू कर रखे हैं, आप उसका कम से कम 10% आप ट्रांसफ़र कर दो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में। किसका, जो आपने डिबेंचर इशू कर रखे हैं उसकी फेस वैल्यू का कम से कम 10%। ठीक है। दूसरी बात, तो पहला पॉइंट यही लिखा है, एन अनलिस्टेड कंपनी शैल क्रिएट डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व इक्विवेलेंट टू एटलीस्ट 10% ऑफ द नॉमिनल फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। जितने भी आपने डिबेंचर इशू कर रखे हैं उसका कम से कम 10% आप डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व में ट्रांसफर कर दो प्रॉफिट में से। फर्स्ट पॉइंट इज दिस। दूसरा यहाँ पर लिखा है कुछ ऐसी कंपनी है जिनके लिए एग्जम्पशन है, यानी कि कुछ कंपनी ऐसी हैं जो डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व को क्रिएट नहीं करेंगी। कौन कौन सी कंपनी होती हैं, तो देखो, पहला ए पार्ट, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रेगुलेटेड बाय आरबीआई। तो आरबीआई की तरफ से जो रेगुलेट होती हैं ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनको डीआरआर नहीं क्रिएट करना। दूसरा, बैंकिंग कंपनीज को भी डीआरआर क्रिएट नहीं करना। तीसरा, लिस्टेड या फिर अनलिस्टेड नॉन बैंकिंग फाइनेंसिंग कंपनी, उनको भी डीआरआर क्रिएट नहीं करना। एंड फोर्थ वन इज लिस्टेड हो या फिर अनलिस्टेड हो हाउसिंग फाइनेंसिंग कंपनी, इनको भी डीआरआर क्रिएट नहीं करना, क्योंकि ये तो है ही फाइनेंसिंग कंपनी, ये तो बैंक है, इनके पास तो पैसा है ही, तो इनको तो कोई दिक्कत नहीं है, तो इनको डीआरआर क्रिएट नहीं करना होता 4 तरह की कंपनीज को। एंड थर्ड पॉइंट यहाँ पर लिखा है एंट्री क्या पास करेंगे। अब आप खुद देखो, जब मैंने अपने प्रॉफिट में से पैसा ट्रांसफर किया लोन रिपेमेंट रिजर्व में, तो प्रॉफिट कम हुआ और आपका रिजर्व बढ़ा, तो प्रॉफिट कम होगा तो प्रॉफिट को हम क्या करेंगे, डेबिट, और रिजर्व को हम क्या करेंगे, क्रेडिट। तो जब भी आप डीआरआर को बनाओगे तो आप पहली एंट्री बनाओगे सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल अकाउंट डेबिट
टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। तो प्रॉफिट को हम कम करेंगे, प्रॉफिट में से ट्रांसफर करेंगे पैसा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में। तो आप एंट्री क्या बनाओगे, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। क्लियर है बात। दूसरी बात, जब आप रिडम्पशन कर दोगे, यानी जो आपको पेमेंट करना था डिबेंचर का, जब आप वो पेमेंट कर दोगे तो उसके बाद में जो भी आपके पास में डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व का अमाउंट पड़ा हुआ है उसको आप ट्रांसफर कर दोगे जनरल रिजर्व में। तो सबसे लास्ट में आप एंट्री बनाओगे डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। तो ये दो एंट्री दिमाग में रखिएगा। पहली एंट्री क्या है, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। दूसरी एंट्री क्या बनेगी सबसे लास्ट में, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। अब मैं इस पर क्वेश्चन भी कराऊंगा, चिंता मत करो, बट पहले आप ये समझ लो, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि DRR बनाना कब है, तो DRR आपको बनाना होता है, DRR इज क्रिएटेड ऑन 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर टू द ईयर इन विच डिबेंचर्स आर रिडीम्ड। समझ नहीं आया, मैं समझाता हूँ। देखो, जैसे मान लो हमने यहाँ पर 1 अप्रैल 2019 में हमने यहाँ पर डिबेंचर इशू किए, ठीक है, ये है फर्स्ट ईयर। यहाँ पर ये एंड हुआ 31 मार्च 2020 में। फिर आया ये सेकेंड ईयर 31 मार्च 2021, ये सेकेंड ईयर है। तो मुझे यहाँ पर डिबेंचर को रिपे करना है, रिडीम करना है बेसिकली। तो यहाँ पर आप रिडीम करोगे तो इस वाले साल का जो प्रीवियस ईयर है, यानी कि ये इसकी जो 31 मार्च वाली डेट है, यानी कि ये वाले जो डेट है, आपको यहाँ पर DRR क्रिएट करना होता है, DRR क्रिएट करना होता है एट द रेट 10%। ये बात आपको समझाना चाहता हूँ। चलो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो आप ना रिडम्पशन स्टार्ट कर रहे हो, आप रिडम्पशन स्टार्ट कर रहे हो 31 मार्च 2022 में। तो आप DRR जो बनाओगे वो कौन सी डेट में बनाओगे, तो याद रहे इससे पिछला वाला साल कौन सा है, 2021। तो आप बनाओगे 31 मार्च 2021 की डेट में आप DRR बनाओगे। एक और एग्जांपल लेता हूँ। जैसे मान लो आप रिडम्पशन स्टार्ट कर रहे हो, आप रिडम्पशन स्टार्ट कर रहे हो और आप रिडम्पशन कर रहे हो 31 दिसंबर 2022। अब देखो ये जो सेशन है ये कौन सा सेशन है, 21-22 है ना, नहीं ये है 22-23 का सेशन, क्योंकि 1 अप्रैल 2022 में स्टार्ट हुआ होगा, पूरे साल चला 31 दिसंबर 2022 तक। फिर साल स्टार्ट होगा 1 जनवरी 2023 से, फिर 31 मार्च 2023 तक चलेगा। मतलब बेसिकली ये जो सेशन है ये है 1 अप्रैल 2022 से 31 मार्च 2023 तक। और हम यहाँ वाली डेट पर यानी कि 31 दिसंबर 2022 में यहाँ पर रिडम्पशन करने की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं कह रहा हूँ कौन सी डेट में आप ये DRR बनाओगे, तो आपका DRR बनेगा इसकी प्रीवियस डेट, यानी कि यहाँ पर 31 मार्च 2022 में, ठीक है। तो जब आप रिडीम कर रहे हो आप उसका प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर देखो, उसकी 31 मार्च में आपको DRR क्रिएट करना होता है। वही नोट मैंने यहाँ पर लिखा है, DRR इज क्रिएटेड ऑन 31 मार्च ऑफ प्रीवियस ईयर। कौन सा प्रीवियस ईयर, टू द ईयर इन विच डिबेंचर्स आर रिडीम। जिस साल में आप रिडीम करोगे उसका जो पिछला साल है उसकी 31 मार्च में आपको DRR बनाना है, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड क्या क्या रूल्स हैं। तो पहला रूल ये है कि आप जितना रिडीम करने वाले हो, एवरी अनलिस्टेड कंपनी शैल इन्वेस्ट और डिपॉजिट at a rate which shall not be less than 15% of the amount of debentures maturing to be redeemed in the current year। यानी करंट ईयर में आप जितना डिबेंचर का अमाउंट रिडीम करने वाले हो, जितने अमाउंट का आप रिपेमेंट करने वाले हो, उसका आपको 15% बनाना होता है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। यानी आपने कैश को आपको ब्लॉक करना है, आपको कुछ पैसा इन्वेस्ट कर देना है ताकि आपका पैसा सेफ पड़ा रहे। कितना, मिनिमम 15%, मिनिमम 15%, ठीक है। अब ये कब बनाना होता है, इसकी डेट क्या है, तो इसकी डेट होती है DRI इज मेड ऑन और बिफोर 30th अप्रैल ऑफ द ईयर इन विच द डिबेंचर्स आर रिडीम। जिस साल में आप रिडीम करोगे उसी साल की जो 30 अप्रैल वाली डेट है उसमें आप बना लो डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। अब इसकी एंट्री क्या बनेगी, बहुत सिंपल है, DRI अकाउंट डेबिट, DRI अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपके पास से पैसा जा रहा है, DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक, आपके पास से पैसा जा रहा है तो आप टू बैंक करोगे और डेबिट में क्या लिखोगे, DRI अकाउंट। सो DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है। उसके बाद में जब आप रिडम्पशन स्टार्ट करोगे तो आपको इन्वेस्टमेंट को बेचना पड़ेगा, तो जब इन्वेस्टमेंट को बेचोगे आपके पास में पैसा आएगा तो आप एंट्री बनाओगे बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। ऊपर वाली ये एंट्री क्या हो जाएगी, रिवर्स हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। कभी कभी क्या होता है इस DRI पर यानी इस इन्वेस्टमेंट पर आपको प्रॉफिट भी होता है, आपको इंटरेस्ट मिलता है, तो वही इसी के नीचे आ जाएगा टू इंटरेस्ट रिसीव, जो भी आपको इंटरेस्ट रिसीव हुआ है। और ये इंटरेस्ट रिसीव आपकी क्या है, इनकम है, तो ये ट्रांसफर हो जाएगी सबसे लास्ट में इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू स्टेटमेंट ऑफ P&L। तो आई होप आपको ये वाली एंट्री समझ आ गई है, ठीक है। अब यहाँ पर बात करते हैं हम, मैंने आपको ये
टॉपिक नंबर 3 पढ़ा दिया है, टॉपिक नंबर 4 पढ़ा दिया है। अब बात करते हैं फाइनली टॉपिक नंबर 5 की, दैट इज रिडम्पशन इन लमसम। यानी अगर हमें लमसम में रिडम्पशन करना है तो कैसे करेंगे। देखो सबसे पहले आपको एंट्री बनानी है डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है। अगर मान लो आपने कुछ प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर की बात की थी जो मैंने आपको पढ़ाया था इशू ऑफ डिबेंचर वाले चैप्टर में, तो वो हो जाएगा यहाँ पर डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। और ये पैसा आपको किसको देना है, टू डिबेंचर होल्डर। तो पहली एंट्री आप क्या बनाओगे, डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। ये पैसा किसको देना है, डिबेंचर होल्डर को, तो टू डिबेंचर होल्डर। उसके बाद में जब आप पेमेंट करोगे तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये आपको यहाँ पर एंट्री कर देनी है। बात समझ आई। तो ये होगी आपकी लमसम की रिडम्पशन की एंट्री, ठीक है। अब फाइनली बात करते हैं यहाँ पर टॉपिक नंबर 6, दैट इज रिडम्पशन बाय ड्रॉ ऑफ लॉट्स, यानी कि इंस्टॉलमेंट में। अब देखो इंस्टॉलमेंट में क्या होगा, आपको एंट्री तो यही करनी है, आपको एंट्री तो यही करनी है, बट आपको यही एंट्री कैसे करनी है, यही आपको एंट्री इंस्टॉलमेंट में करनी है, यही एंट्री आपको इंस्टॉलमेंट में करनी है, यानी कि आपको सेम एंट्री करनी है। देखो यहाँ पर वही लिखा है पॉइंट नंबर 1, ऑल दी एंट्रीज विल बी सेम, सारी एंट्री सेम रहेंगी एज वी डिस्कस्ड इन अर्लियर टॉपिक। बट पॉइंट नंबर 1, DRI इज नॉट सोल्ड इन दिस मेथड, इंस्टेड एडिशनल DRI इज परचेज। अब ये क्या पॉइंट है, आपको क्वेश्चन के हिसाब से मैं आपको समझा दूंगा। पॉइंट नंबर 3, DRR इज ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व प्रोपोर्शनेटली। अब ये दोनों पॉइंट, ये वाला पॉइंट एंड ये वाला पॉइंट मैं आपको क्वेश्चन करा के आपको समझा दूंगा। और जनरल रिजर्व में कैसे ट्रांसफर होता है उसका फॉर्मूला मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, एक एग्जाम्पल करा के आपको ये क्लियर हो जाएगा, सो डोंट वरी। तो यहाँ पर हमने टॉपिक तो सारे कवर कर लिए हैं। अच्छा ये जो 7th वाला टॉपिक है ये इस बार आपके सिलेबस में नहीं है, रिडम्पशन बाय परचेजिंग ऑन डिबेंचर फ्रॉम ओपन मार्केट, ये पहले तो सिलेबस में था बट अब ये सिलेबस में नहीं है, तो इसको मैं अभी नहीं पढ़ा रहा हूँ। ओके तो अब बात करते हैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं आपके सामने। मेरे पास ये क्वेश्चन है ISC DK गोयल की बुक के, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपको करा देता हूँ इस चैप्टर के, ताकि आपको एक क्लैरिटी मिल जाए कि क्वेश्चन एग्जाम में कैसे सोल्व करना है। तो सबसे पहले मेरे पास में क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कावेरी लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी इशूड 50,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच एट पार ऑन 1 अक्टूबर 2015। तो 1 अक्टूबर 2015 में हमने डिबेंचर को इशू किया है, रिडीमेबल ऑन मार्च 31 2020, यानी हम रिडीम कब करेंगे, ये पैसा वापस कब करेंगे, हम वापस करेंगे 31 मार्च 2022 में। तो ये जो डेट आपको दे रखी है ये रिडम्पशन की डेट है, ये रिडम्पशन की डेट है, और ये जो आपको डेट दे रखी है इशू की डेट है, ठीक है। इट वॉज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट 15% ऑफ द फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर्स टू बी रिडीम्ड टुवर्ड्स डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ये आपको पता ही है। डिबेंचर्स वर रिडीम्ड ऑन ड्यू डेट, रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। तो बेसिकली आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है, तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 की बात कर रहे हैं हम, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। जैसे आपके सामने मैंने एक साल बना दिया, तो यहाँ पर आप 31 मार्च 2020 में आपको क्या करना है, रिडम्पशन करना है, ये आपको पता है। अच्छा इससे साल कब स्टार्ट हुआ होगा, ये साल स्टार्ट हुआ होगा 1/4/2019 में, ठीक है। अब समझना क्या है वो ध्यान दो, ठीक है। सबसे पहले ये आपके सामने मैंने चार्ट बना दिया, अब समझो। आपको सबसे पहले एंट्री करनी है इशू की एंट्री, इशू की एंट्री तो हम कर ही सकते हैं। कितने डिबेंचर इशू किए हमने 50,000 डिबेंचर इशू किए हैं। एक कितने रुपए का है, 100 रुपये का। डेट कौन सी है, 1 अक्टूबर 2015। तो बेसिकली हम यहाँ पर लिखेंगे 1 अक्टूबर 2015 बैंक अकाउंट डेबिट। अब क्योंकि लमसम मानना पड़ेगा तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। 50,000 डिबेंचर है, 100 रुपीज़ का एक है, तो कितना हो जाएगा 50 लाख, और यहाँ भी कितना आ जाएगा 50 लाख, ठीक है। उसके बाद सेम डेट में आप सेकेंड एंट्री बनाओगे, डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू कितना परसेंट डिबेंचर है, 8%। तो हम यहाँ पर लिख देंगे टू 8% डिबेंचर्स, कितना यहाँ भी आ जाएगा 50 लाख एंड यहाँ भी आ जाएगा 50 लाख। तो ये तो हमने 1 अक्टूबर वाली जो एंट्री पास करनी है इशू वाली, ये तो हमने कर ली। अब यहाँ पर क्या होता है, आपको यहाँ पर ना क्या क्या करना है वो देखो। आप रिडम्पशन स्टार्ट कर रहे हो 31 मार्च 2020 में, तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो पिछला साल है यानी कि ये वाला जो साल है उसकी 31 मार्च की डेट में, यानी कि ये वाले जो डेट है, ये डेट है आपकी 31 मार्च 2019। आपको यहाँ पर क्या बनाना है, आपको यहाँ पर बनाना है DRR। और जिस साल में आप रिडीम करोगे, इस साल में आप रिडीम करोगे, तो इस साल में यहाँ पर 30 अप्रैल में
आपको यहाँ पर DRI परचेज़ करना है, DRI को परचेज़ करना है। फिर यहाँ साल के एंड में आपको 3 काम करने होते हैं। कौन से 3 काम करने होते हैं? पहले तो आप DRI को बेचोगे, DRI को सेल करोगे, उसके बाद में आप रिडम्पशन करोगे, ठीक है। और रिडम्पशन करने के बाद में आप क्या काम करोगे? जो भी आपका DRR बना हुआ था उसको आप ट्रांसफ़र कर दोगे कहाँ पर? जनरल रिजर्व में। तो आपको बेसिकली एक एंट्री इसकी करनी है, दूसरी एंट्री इसकी करनी है, तीसरी इसकी करनी है, चौथी इसकी करनी है, 5वीं इसकी करनी है। कौन सी डेट में? डेट आपको पता ही है। तो 31 मार्च 2019 में आपको DRR बनाना है। तो मैं यहाँ पर डेट लिख रहा हूँ 31 मार्च 2019। DRR की एंट्री मैंने आपको क्या बताई थी? मैंने बताया था सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन। क्वेश्चन ये है कि कितना ट्रांसफ़र करना है। तो मैंने आपको बताया था जो भी आपकी फेस वैल्यू है डिबेंचर की वो कितनी है? 50 लाख। उसका आपको ट्रांसफ़र करना होता है 10%। तो 10% कितना हो जाएगा? 5 लाख। और यहाँ भी आ जाएगा 5 लाख। ये बात समझ आ गई? ओके, तो हमने ये वाली एंट्री तो हमने कर ली है। अब बात करते हैं 30 अप्रैल 2019 की, जब आपको DRI परचेज़ करना है। तो DRI परचेज़ करने की एंट्री आप क्या बनाओगे? 30 अप्रैल 2019 DRI परचेज़ करने की एंट्री मैंने आपको बताई थी डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट। और आप इन्वेस्टमेंट परचेज़ कर रहे हो, आपके पास से पैसा जाएगा तो टू बैंक कितना? 15%। कितना? जितना आप रिडीम करोगे उसका 15%। तो रिडीम आप कितना करने वाले हो? आप रिडीम करने वाले हो 50 लाख। तो 50 लाख का 15% ये हो जाएगा 7,50,000, 7,50,000। ये चीज़ भी आपको समझ आ गई। अब आपने ये वाली एंट्री भी यहाँ पर कर ली है। अब आपको साल के एंड में यानी 31 मार्च 2020 में आपको 3 चीज़ें करनी है। पहले तो DRI को बेचना है, DRI को बेच को आपको रिडम्पशन करना है, फिर आपको DRR टू जनरल रिजर्व वाली एंट्री बनानी है। तो चलो अब हम 31 मार्च 2020 में 31 मार्च 2020 में पहले तो आप DRI को बेचो। तो DRI को बेचोगे तो पैसा आएगा, तो आप एंट्री बनाओगे बैंक अकाउंट डेबिट, शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, टू DRI। कितना? जितने का आपने DRI बनाया था, 7,50,000, 7,50,000। तो आपने ये वाली एंट्री भी पास कर ली, DRI को बेच दिया। अब आपको रिडम्पशन करना है। रिडम्पशन की एंट्री क्या है? ध्यान रखो, सेम डेट में 31 मार्च 2020 में आप बोलोगे भैया हमने डिबेंचर कर रखे थे इशू 8% वाले, सो 8% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। ये पैसा किसको देना है? ये पैसा देना है हमें डिबेंचर होल्डर को। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू डिबेंचर होल्डर। कितना पैसा देना है वापस? 50 लाख। यहाँ भी आ जाएगा 50 लाख, ठीक है। इसके बाद में सेम डेट में आप एंट्री करोगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, पेमेंट भी करना है ना। सो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना अमाउंट? सेम 50 लाख। तो आपने ये 2 एंट्री किसकी कर दी? रिडम्पशन की। अब फाइनली आपको एंट्री करनी है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व टू जनरल रिजर्व। तो लास्ट में सेम डेट में आप एंट्री करोगे यहाँ पर डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, और इसको आप कहाँ ट्रांसफ़र कर दोगे? टू जनरल रिजर्व। कितना? जितने का आपने DRR बनाया था। कितने का बनाया था? आपने बनाया था 5 लाख का, तो ये डेट में चला जाएगा 5 लाख का। ओके, तो यहाँ पर मैंने आपको कर दिया है ये रहा। देखना चाहते हो तो एक बार इसका आंसर देख लो। ये रहा, देखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट, हमने ये इशू कर दिया, ठीक है। फिर आप DRR बनाओगे इस डेट में, आपने DRR बना दिया। फिर आप यहाँ पर DRI टू बैंक, DRI परचेज करोगे। फिर बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI को बेचोगे। फिर डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर टू बैंक एंड DRR टू जनरल रिजर्व, ठीक है। एक बार आंसर देख लो। डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व क्रिएटेड फॉर 5 लाख ऑन मार्च 31, 2019, हमने यही किया है। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट कितने की बनाई है? 7,50,000 की। कब? 30 अप्रैल में, ये भी हमने कर लिया है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 की। सो ऑन 1 अप्रैल 2016 एफ लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी इशूड 40 लाख रुपीज़ के डिबेंचर। ये नंबर ऑफ डिबेंचर नहीं है, ये डिबेंचर का अमाउंट है। तो अगर मैं इसको 100 से डिवाइड कर लूँ, सो 40 लाख को अगर मैं 100 से डिवाइड कर लूँ तो मेरे पास आ जाएगा 40,000 डिबेंचर। तो बेसिकली हमने कितने डिबेंचर इशू किए हुए हैं? लिख लेता हूँ मैं यहाँ पर, हमने 40,000 डिबेंचर
इशू किए हुए हैं। एक डिबेंचर कितने का है, 100 का, बट यहाँ पर लिखा है एट अ प्रीमियम ऑफ 5%, तो हमने प्रीमियम पर इशू किए हैं। फिर आगे लिखा है रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 10%, तो हम रिडीम करेंगे 10% के प्रीमियम पर, यानी हम 10% फालतू पैसे देंगे। एट द एंड ऑफ 4 ईयर, 4 साल के बाद में। अब देखो आपने इशू कब किया है, आपने इशू किया 2016 में, तो ये साल कब खत्म होगा, 17 में, फिर अगला साल 18, फिर नेक्स्ट ईयर 19, फिर 20, यानी 31 मार्च 2020 में आप क्या करोगे, रिडम्पशन करोगे। लिखा है ना एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स, तो 2016 में 4 साल ऐड करो, 2020 आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड बाय लॉ वाज मेड इन फिक्स डिपॉजिट ऑफ द बैंक ऑन 30 अप्रैल अर्निंग इंटरेस्ट 6% पर एनम, यानी कि यहाँ पर बात करें डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट की, कह रहे हैं लॉ के हिसाब से आपको डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट भी करना है। अब यहाँ पे क्वेश्चन ने बोल दिया एंट्री पास करिए, कर देंगे, कोई इशू नहीं है। तो मेरे साथ में आप करिए क्वेश्चन नंबर 2। सबसे पहले आप जर्नल एंट्री पास करेंगे, आप जर्नल एंट्री पास करें किसकी, इशू करने की। तो इशू करने की एंट्री क्या होंगी, डेट आपको पता ही है, कौन सी डेट है, डेट है 1 अप्रैल 2016, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा 1 अप्रैल 2016, ये बात समझ आ रही है। अब इशू करेंगे तो इशू करने की एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। आपको पता है 40,000 डिबेंचर इशू किए हैं, बट प्रीमियम पर इशू किए हैं, प्रीमियम पर कितने परसेंट के प्रीमियम पर, 5%, यानी 100 रुपये का जो डिबेंचर है वो हमने 105 में इशू किया, तो यहाँ पर आ जाएगा 105, तो कितना हो जाएगा 40,000 इंटू 105, ये हो जाएगा आपका 42 लाख, तो यहाँ भी आ जाएगा 42 लाख। उसके बाद आप सेकेंड एंट्री बनाएंगे सेम डेट में, डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, ठीक है, एक लाइन छोड़ देना, क्यों, क्योंकि रिडीमेबल एट प्रीमियम है, तो आपको इशू ऑफ डिबेंचर वाले चैप्टर में आपको मैंने पढ़ाया है, जब भी रिडीमेबल एट प्रीमियम हो तो इस वाली एंट्री में आप एक लाइन डेबिट में छोड़ दो, एक लाइन क्रेडिट में। तो मैंने फिलहाल डेबिट में छोड़ दिया, और यहाँ पर मैं लिखूँगा कितना परसेंट है, डिबेंचर 7%। सो ये है हमारे 7% वाले डिबेंचर्स। अब क्योंकि आपने इशू किया है प्रीमियम पर, तो नीचे क्या आ जाएगा, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम रिजर्व SPR, ओके, यहाँ पर तो आपका 42 लाख ही आएगा, और यहाँ पर क्या आएगा, 40,000 डिबेंचर्स हैं, एक डिबेंचर 100 का है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 40 लाख, और यहाँ पर 40,000 डिबेंचर पर 5 रुपये का प्रीमियम है, तो ये कितना आ जाएगा 2 लाख, ठीक है। अब जो आपने डेबिट में जगह छोड़ी है उसके आप लिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, उसके लिए आप लिखोगे यहाँ पर लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट, और नीचे आप क्रेडिट में लिखते हो यहाँ पर टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब दोनों में आता है अमाउंट सेम। अब बस आप ये देखो रिडीमेबल एट प्रीमियम कितना है, 10%, यानी 100 रुपये की डिबेंचर का 10% कितना होता है, 10 रुपीज़। तो आप दोनों में यहाँ पर सेम अमाउंट ले हुए, 40,000 डिबेंचर है मल्टीप्लाइड बाई 10 रुपये, तो यहाँ पर आ जाएगा 4 लाख, एंड ऊपर यहाँ पर भी आ जाएगा 4 लाख। तो बेसिकली ये जो 2 एंट्री मैंने बनाई है, ये बनाई है इशू की। अब क्वेश्चन ये है कि हमें रिडम्पशन कब करना है, 31 मार्च 2020 में। तो आप एक यहाँ पर चार्ट बना लो, यहाँ पर लिखो आप 31 मार्च 2020, यहाँ पर क्या आ जाएगा 31 मार्च 2019। आपको इस डेट में क्या बनाना है, इस डेट में आपको बनाना है DRR, ठीक है। फिर यहाँ आएगी आपकी डेट 30 अप्रैल 2019, यहाँ पर आपको DRI को परचेस करना है, ठीक है। और इस डेट में आपको 3 काम करने होते हैं, कौन से, एक तो जो आपने DRI बनाया था उसको आप बेचो, सोल्ड, और आपको यहाँ पर करना है रिडम्पशन, और रिडम्पशन करने के बाद में आपको यहाँ पर जो DRI बनाया था आपने उसको ट्रांसफ़र करना है जनरल रिजर्व में। अब बस आप ये 3 एंट्री कर दो, डेट आपके पास में है। तो 31 मार्च 2019 में आप DRR बनाओगे, उसकी एंट्री क्या होती है, उसकी एंट्री होती है सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। DRR लिख रहा हूँ मैं शॉर्ट में, आप एग्जाम में पूरा लिख कर आइएगा, ठीक है। अब अमाउंट कितना आएगा, 10% बताया मैंने आपको। अब आपको ये देखना है कि हमने डिबेंचर कितने इशू किए, कैसे पता चलेगा, फेस वैल्यू लो, डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है, 40 लाख। तो आपको यहाँ पर 40 लाख का आपको 10% DRR बनाना है, तो कितना हो जाएगा 4 लाख। तो यहाँ पर भी आप लिखोगे 4 लाख एंड 4 लाख। तो बेसिकली हमने ये वाली एंट्री कर ली है। अब हमें DRI को परचेज करना है, कौन सी डेट में, 30 अप्रैल 2019, ठीक है। DRI अकाउंट डेबिट टू परचेज करना है, तो पैसा जाएगा DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक, कितना 15%, तो 40 लाख का
15% कितना हो जाएगा 6 लाख एंड 6 लाख। तो हमने ये वाला भी कर लिया है। अब हमें साल के एंड में क्या करना है, 3 चीज़ें करनी है। पहले DRI को बेचना है, तो चलो बेचेंगे। डेट क्या है 31 मार्च 2020। जब आप बेचोगे तो यहाँ लिखोगे बैंक अकाउंट डेबिट, यहाँ लिखोगे टू DRI। अब क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ने इंटरेस्ट के बारे में भी बोला है 6% पर एनम, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा, तो यहाँ पर आप लिखोगे टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, तो इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब पहले आप यहाँ पर DRI का अमाउंट लिखो। DRI का अमाउंट कैसे पता चलेगा, ऊपर यहाँ पर आपने लिखा है 6 लाख, तो यहाँ पर आप लिखो पहले 6 लाख। अब यहाँ पर आपको मिलेगा इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट कितना मिलेगा 6 लाख का रेट क्या है इंटरेस्ट का 6%, तो यहाँ पर आ जाएगा 6%। अब कुछ लोग इतना ही करके छोड़ देंगे, गलती मत करना। इसके आगे आपको मल्टीप्लाई करना है 11/12। क्यों? क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट कब किया था, आपने इन्वेस्टमेंट किया था अप्रैल में, 30 अप्रैल में, तो आपको 11 महीने का ही इंटरेस्ट मिलेगा। तो मल्टीप्लाइड बाई 11/12 कर लेना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 6 लाख मल्टीप्लाइड बाई 6% मल्टीप्लाइड बाई 11/12, तो ये आ रहा है आपका 33,000, और दोनों को मिला के हो जाएगा यहाँ पर बैंक में 6,33,000। तो हमने यहाँ पर DRI को बेच दिया है। अब हमें रिडम्पशन करना होता है, तो रिडम्पशन की डेट तो सेम आएगी। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री बनेगी आपकी 7% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट। कितना डिबेंचर का अमाउंट था वो आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। जब आपने डिबेंचर को इशू किया था 40 लाख का डिबेंचर थे, तो यहाँ पर आप लिखोगे 7% डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 40 लाख। ठीक है। अब ये जो आप यहाँ पर क्रेडिट करते हो ना, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, इसको अब आपको डेबिट करना पड़ेगा यहाँ पर इसी के नीचे। तो आप यहाँ पर लिखोगे प्रीमियम ऑन, क्योंकि अब ये पैसे वापस करने ना, सो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, ये कितना था 4 लाख, और आप यहाँ पर लिखोगे टू डिबेंचर होल्डर, टू डिबेंचर होल्डर 44 लाख। ठीक है। अब यहाँ पर सेम डेट में आपका पेमेंट होगा, तो आपको पेमेंट की एंट्री कर देनी है, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 44 लाख एंड 44 लाख डन। सो हमने ये वाली एंट्री भी कर ली। अब लास्ट एंट्री बनेगी आपकी DRI टू जनरल रिजर्व, तो इसकी एंट्री मैं यहाँ पर कर देता हूँ DRR अकाउंट डेबिट, DRR, सो DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। अब DRR आपने कितना बनाया था बस वो चेक करो। DRR आपने बनाया था, ये रहा 4 लाख का, तो इस 4 लाख को ट्रांसफ़र कर दो, यहाँ पर लिख दो 4 लाख, 4 लाख। यहाँ तक एंट्री हो गई, क्वेश्चन हो गया है ख़त्म। ठीक है। बट फिर भी एक एंट्री मैं यहाँ पर एक्स्ट्रा बना दूंगा, किस चीज़ की, ये जो आपको इंटरेस्ट मिला है ना 33,000 का, ये स्टेटमेंट ऑफ PL में ट्रांसफ़र हो जाएगा, तो यहाँ पर सेम डेट में एक एंट्री बन जाएगी, ये आपकी इनकम है ना। सो इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट, ये कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका स्टेटमेंट ऑफ PL में 33,000 एंड 33,000। तो यहाँ पर आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी एंड हो गया है। ठीक है। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और देख लेता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है आपको समझा देता हूँ। सो गति लिमिटेड एंड अनलिस्टेड कंपनी हैज़ इशूड 30,000 8% डिबेंचर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच, ऑफ विच 1/3 इज़ ड्यू फॉर रिडम्पशन ऑन मार्च 31, 2018। कह रहे हैं कि जितने हमारे पास में रिडम्पशन है उसका 1/3 हम रिडम्पशन करेंगे कब, 31 मार्च 2018 में। तो ये लमसम नहीं है, ये इंस्टॉलमेंट है। 1/3 कब करेंगे, 31 मार्च 2018 में। द कंपनी हैज़ in its debenture redemption reserve account a balance of 1,20,000 on 31 मार्च 2017. Required investment is made in fixed deposit on 30 अप्रैल 2017 bearing interest 6% per annum. Record the necessary journal entries for the redemption of debenture. तो ये क्वेश्चन भी आपको मैं करा देता हूँ। ठीक है। ऊपर जो मैंने आपको क्वेश्चन कराया था उसका आंसर एक बार देख लेते हैं। हमारा DRR बना था 4 लाख का 31 मार्च 2019 में, हमने DRI बनाया था 6 लाख का। ठीक है। और नीचे नोट लिखा है इंटरेस्ट इज इन्वेस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी कैलकुलेटेड फॉर 11 मंथ्स। ठीक है। ओके, तो अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। इसको कैसे करना है ध्यान दीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर इशू वाली एंट्री बना लेते हैं। नहीं, इशू वाली एंट्री नहीं बनानी, आपको सीधा सीधा बोला है यहाँ पर रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज फॉर द रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अब सबसे पहले आप बस ये देखो कि आपका रिडम्पशन स्टार्ट कब हो रहा है। तो आपका रिडम्पशन स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर 31 मार्च 2018 में, 31 मार्च 2018 में। तो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 6। तो बेसिकली मैंने एक चार्ट बनाया, 31 मार्च 2018 में आप यहाँ पर रिडम्पशन स्टार्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर डेट लिख दो आप 31 मार्च 2017, ठीक है। अब यहाँ पर आपको DRR मेंटेन कर लेना है, कितना, 10% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, ठीक है। फिर आपको यहाँ पर 30 अप्रैल 2017 में आपको यहाँ पर DRI परचेज करना है, DRI परचेज करना है। फिर इस वाली डेट में आप 3 काम करोगे। कौन से 3 काम करोगे? पहले आप DRI को बेचोगे, फिर आप रिडम्पशन करोगे, और फिर आप DRR टू जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करोगे, ठीक है। अब आपको ये देखो कि आपने टोटल डिबेंचर कितने इशू किए थे, 30,000 डिबेंचर इशू किए थे, एक डिबेंचर 100 रुपये का था। तो यहाँ पर 30,000 डिबेंचर इंटू 100 तो कितना हो गया, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, 30,000 डिबेंचर, एक है 100 रुपये का, तो फेस वैल्यू कितनी हो गई, ये फेस वैल्यू हो गई आपकी 30,000, ये हो गया आपका 30 लाख, ठीक है। 30 लाख का आपको बनाना है DRR 10%, तो कितना बनाना पड़ेगा आपको, 3 लाख का आपको मेंटेन करना है। कब? 31 मार्च 2017 तक आपको ये मेंटेन कर लेना है। अब क्वेश्चन ने आपको यहाँ पर कहा है कि हमने ऑलरेडी डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में हमारे पास में बैलेंस है 31 मार्च 2017 में ऑलरेडी बैलेंस है हमारे पास में कितना, 1,20,000 का पहले से बैलेंस है, यानी हमने पहले ही कभी DRR बना लिया था। अब देखो आपको कितना मेंटेन करना है, 3 लाख, इसमें से ऑलरेडी आपके पास में कितना है, 1,20,000, तो यहाँ पर आपको एडिशनल बनाना है 1,80,000 का DRR। ये चीज़ यहाँ पर समझने वाली थी, ठीक है। इसके बाद में आपको DRI में यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना है। कितना इन्वेस्टमेंट करेंगे? मैंने बताया था आप जितना करंट ईयर में रिडम्पशन करने वाले हो, जितना आप करंट ईयर में रिडम्पशन करने वाले हो, आपका उसका 15% आपको DRI बनाना पड़ता है। तो अब ये देखो आप रिडम्पशन कितना कर रहे हो। आपने फेस वैल्यू 30 लाख के फेस वैल्यू के डिबेंचर इशू कर रखे थे। क्वेश्चन बोल रहा है हम रिडम्पशन करेंगे 1/3, तो आप इसका 1/3 निकाल लो। हम रिडम्पशन करेंगे 1/3, यानी हम 10 लाख रुपीज़ का रिडम्पशन करेंगे। तो 10 लाख का आपको DRI परचेज करना है 15%, तो 10 लाख का 15% कितना हो जाएगा, 1,50,000। आपको ये चीज़ समझानी है मुझे। उसके बाद यहाँ पर बेच देंगे, फिर रिडम्पशन कर देंगे, एंड लास्ट में DRR टू जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो चलिए मैं आपको ये क्वेश्चंस कराता हूँ, इसकी एंट्री आपको पास कराता हूँ। सबसे पहले आपको 31 मार्च 2017 में आपको DRR बनाना है, उसकी एंट्री बनाओ पहले। तो सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व आपको बनाना था कितना, 3 लाख। ऑलरेडी आपके पास में कितना है, 1,20,000, तो आप एडिशनल कितना बना लोगे, 1,80,000। ये बात समझ आ गई। तो हमारी ये वाली एंट्री हो चुकी है। अब बात करते हैं इसके बाद में, इसके बाद में आपको DRI परचेज करना है कितना, 1,50,000 का। तो यहाँ पर आप एंट्री बनाओगे 30 अप्रैल 17। DRI परचेज करने की एंट्री क्या होती है, DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक। कितना DRI बनाना है, 15%। किसका, जितना आप रिडम्पशन करने वाले हो। तो आपके पास टोटल डिबेंचर कितने थे, 30 लाख। आप उसका रिडम्पशन कितना करोगे, 1/3। तो ये जो 1/3 का अमाउंट है, इसका आप कितना बनाओगे, 15%। तो ये कितना आ जाएगा, 1,50,000, 1,50,000। तो हमारी ये वाली एंट्री भी हमने बना ली है। अब बात करते हैं DRI को बेचने की। तो जब DRI को बेचोगे तो डेट कौन सी होगी, 31 मार्च 2018। जब DRI को बेचोगे तो आपके पास में पैसा आएगा। सो बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI, एंड यहाँ पर आ जाएगा टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। DRI में अमाउंट लिख दो, DRI का 1,50,000, ठीक है। और DRI का इंटरेस्ट कितना है, 6%। तो 1,50,000 का 6% 11 मंथ्स के लिए। सो 1,50,000 का 6% 11 मंथ्स के लिए। तो ये आ गया आपका 8,250 प्लस 1,50,000, तो आपके बैंक में आएंगे 158,250, ठीक है। आपने यहाँ पर DRI को बेच भी दिया है। अब आप करेंगे रिडम्पशन। तो रिडम्पशन आप करेंगे 10 लाख की। तो सेम डेट में आप एंट्री बनाएंगे
डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 10 लाख, 10 लाख, फिर सेम डेट में आप पेमेंट कर दोगे। सो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 10 लाख, 10 लाख, तो ये दो एंट्री भी आपकी बन गई। ठीक है, अब लास्ट में आप DRR टू जनरल रिजर्व की एंट्री बनाओगे। सो DRR अकाउंट डेबिट, DRR अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। अब आप देखो आपके पास में DRR था कितना, आपके पास में DRR था 3 लाख का, 1/20 का पहले से था, आपने 81 का और 3 लाख का था, बट आप पूरा 3 लाख ट्रांसफर नहीं करेंगे, आप प्रोपोर्शनेटली ट्रांसफर करेंगे। यानी आपने जितना डिबेंचर कर दिया है, जितने डिबेंचर का रिडम्पशन कर दिया है, आप उसके हिसाब से, आपने कितने डिबेंचर का रिडम्पशन किया 1/3 का ना, तो आप इसका भी 1/3 ही ट्रांसफर करोगे। ये चीज़ आपको मुझे समझानी थी। तो कितना ट्रांसफर करोगे आप? 1 लाख। ठीक है, अब बस इंटरेस्ट जो आपने कमाया था उसकी एंट्री बना दो लास्ट। इंटरेस्ट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व। कितना इंटरेस्ट था? 8250 एंड 8250। ओके, अभी क्वेश्चन है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में मुझे आपको बस एक चीज़ समझानी है कि जब भी क्वेश्चन में ऐसा आपको लिखा मिले डिबेंचर्स विच आर ड्यू टू बी रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, अगर आपको आउट ऑफ प्रॉफिट्स लिखा मिले तो ध्यान रखना जो आप DRR बनाते हो और नॉर्मली आप कितना बनाते हो? 10% ऑफ फेस वैल्यू। यानी मान लो आप जैसे यहाँ पर लिखा है 8 लाख, तो आप 8 लाख का 10% DRR बनाते नॉर्मली, यानी 80,000 का बनाते। बट मैं कह रहा हूँ जब भी आपको ये आउट ऑफ प्रॉफिट्स लिखा मिले तो ध्यान रखना आपको पूरा DRR फिर 10% नहीं बनाना, आपको पूरा 100% बनाना है। यानी जितने रुपए के डिवेंचर ना उतने का ही DRR बनाओगे। तो यहाँ पर फिर आपका कितना बनेगा? 8 लाख का 10% कितना होगा? 8 लाख। बस ये चीज़ आपको मुझे समझानी थी। अब यहाँ पर इसका मैं आंसर आपको दिखा दे रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 8 में। ठीक है, जैसे आपको डिवेंचर कितने हैं? 8 लाख, बट इस क्वेश्चन में आपके पास पहले से द कंपनी हैड अ डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व, हमने पहले से कितना डिवेंचर बनाया हुआ है? डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व पहले से कितना बना है? 4,14,000। तो 8 लाख को आपको DRR बनाना है, आपने ऑलरेडी बना रखा है 4,14,000 का, तो आपको इसका बैलेंस बनाना है, यानी 8 लाख माइनस 4,14,000, तो आपको बनाना है DRR 3,86,000 का। ठीक है, ये आंसर में देखो यहाँ पर लिखा है। ये आपको कब करना है? जब आपके क्वेश्चन में आउट ऑफ प्रॉफिट्स लिखा मिले कि DRR के बारे में आउट ऑफ प्रॉफिट्स, कि हम जो डिवेंचर को रिडीम करेंगे वो आउट ऑफ प्रॉफिट करेंगे, तब आपको डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व बनाना है पूरा 100%, यानी डिवेंचर की फेस वैल्यू के बराबर। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर नोट लिखा भी आपके लिए। इन केस ऑफ अनलिस्टेड कंपनी व्हेन डिबेंचर्स आर रिडीम्ड आउट ऑफ प्रॉफिट्स DRR विल बी मेड 100% ऑफ फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर। बस इस चीज़ को आप दिमाग में रख लें। ओके, तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट जो आपको मैंने पढ़ाया था कि अगर हम इंस्टॉलमेंट में रिडम्पशन करेंगे तो कैसे एंट्रीज पास करेंगे। तो बहुत ईजी है ये भी, बस यहाँ पर एक थोड़ी सी एक चीज़ है जो मुझे आपको समझानी है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 15 में आपके सामने ले लेता हूँ। अच्छा क्वेश्चन है, इसको समझ लेंगे तो आपका ये कॉन्सेप्ट भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर लिखा है टाटा पावर लिमिटेड एन अनलिस्टेड कंपनी इशूड 90,000 9% डिवेंचर्स ऑफ 100 रुपीज़ ईच ऑन जुलाई 1, 2014। तो 2014 1 जुलाई में हमने यहाँ पर डिवेंचर को इशू किया है एंड ये रिडीमेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5% है एज अंडर। कैसे कैसे रिडीम करेंगे? हमने इशू किया 90,000 डिवेंचर्स, हम 31 मार्च 2018 में हम रिडम्पशन करेंगे 30,000 डिवेंचर का, फिर अगले साल हम रिडम्पशन करेंगे 25,000 डिवेंचर का, फिर उसके अगले साल हम रिडम्पशन करेंगे 35,000 डिवेंचर का। तो ऐसे करके आपके पूरे 90,000 का रिडम्पशन हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन किसका हो गया? इंस्टॉलमेंट का। ये लमसम नहीं है, ये इंस्टॉलमेंट है। अब आगे लिखा है इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर, ये तो आपको पता ही है तो हम कर ही लेंगे, खैर फिर भी पढ़ लेते हैं। इट वॉज डिसाइडेड टू ट्रांसफर टू डिवेंचर रिडम्पशन रिजर्व 2 लाख ऑन मार्च 31, 2015, 3 लाख ऑन मार्च 31, 2016 एंड द बैलेंस ऑन 31 मार्च 2017। रिकॉर्ड द नेसेसरी जनरल एंट्रीज इग्नोरिंग द इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट में एंट्री यहाँ पर नहीं बनानी है, बाकी एंट्री आपको यहाँ पर बनानी है। अब देखो एक चीज़ आपको यहाँ पर पहले समझो, एक काम करते हैं, पहले हम डिबेंचर्स को इशू कर लेते हैं, पहले इशू करने की एंट्री बना लेते हैं। तो मैं यहाँ पे आपके सामने लिख रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15। अब ध्यान रखना यहाँ पर आप, सबसे पहले हम एंट्री पास कर रहे हैं
जर्नल एंट्रीज हम यहाँ पर पास कर रहे हैं इशू करने की आप एंट्री पास करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। डिबेंचर कितने हैं 90,000 और 100 रुपीज़ का एक है। ये रिडीमेबल एट प्रीमियम है, इशू प्रीमियम नहीं है। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट 90,000 इंटू 100 टू डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट 90,000 इंटू 100। तो कितना हो गया 90 लाख। तो यहाँ पर भी लिख दो 90 लाख, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आपने एंट्री बनाई है इशू करने की, ये है आपकी 1 जुलाई 2014। सो 1 जुलाई 2014 सेम डेट में आप एंट्री बनाओगे यहाँ पर डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू 9% डिवेंचर्स टू 9% डिवेंचर्स। कितना 9 लाख। अब मैंने यहाँ पर एक लाइन छोड़ी है डेबिट में, एक लाइन छोड़ी है क्रेडिट में। क्यों छोड़ी है? क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है रिडीमेबल एट प्रीमियम F 5%। अब जब ये रिडीमेबल एट प्रीमियम लिखा होता है तो आपको क्या करना है, एक लाइन डेबिट में छोड़ करके यहाँ पर लिखना है आपको लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर डेबिट, और यहाँ पर आपको लिखना है नीचे टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। अमाउंट कितना आएगा? अमाउंट दे रखा है आपको यहाँ पर 5%। तो 5% मतलब 5 रुपये। तो 90,000 डिबेंचर पर 5 कितना हो जाएगा 90,000 इंटू 5 इट इज़ 4,50,000। तो मैं यहाँ लिख दूंगा 4 लाख। अच्छा ये 9 लाख नहीं था, ये 90 लाख था, ठीक है। 4,50,000। तो यहाँ भी कितना आ जाएगा 4,50,000। तो ये जो दो एंट्री बनी है ये बनी है आपके इशू करने की। अब यहाँ पर बात करता हूँ मैं आपके डिबेंचर के रिडम्पशन की। डिबेंचर देखो कब स्टार्ट हो रहा है, डिबेंचर स्टार्ट हो रहा है आपका 31 मार्च 2018। तो आपको क्या करना है, अब एक साल तो ये बनाओ, यहाँ लिखो 31 मार्च 2018। फिर अगला साल बनाओ 31 मार्च 2019। फिर एक और अगला साल बनाओ 31 मार्च 2020। ये बन गया। अब मैंने आपको बताया था कि रिडम्पशन हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा 31 मार्च 2018 से। तो मैंने कहा था कि इसका जो पिछला साल है, यानी कि ये जो आपकी 31 मार्च 2017 है ना, यहाँ तक आपका पूरा का पूरा DRR @ 10% मेंटेन हो जाना चाहिए, बन जाना चाहिए, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि आपके 90 लाख रुपीज़ के डिबेंचर है, 90 लाख रुपीज़ के डिबेंचर है। तो इसका अगर आप 10% मेंटेन करोगे तो आप DRR कितना मेंटेन करोगे 9 लाख का मेंटेन करोगे। ये कब तक मेंटेन हो जाना चाहिए, ये आपका मेंटेन हो जाना चाहिए 31 मार्च 2017 तक। बट क्वेश्चन खुद कह रहा है कि हमने ना डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में ऑलरेडी हमने 2 लाख का बना लिया है 31 मार्च 2015 में, वेरी गुड। फिर हमने 3 लाख का बना लिया है 31 मार्च 2016 में। अब बचा हुआ जो हम कब बना लेंगे 31 मार्च 2017 में, यानी इस वाली डेट में बचा हुआ बनाएंगे। तो 9 लाख में से आपने 2 लाख का यहाँ बना लिया, 3 लाख का है हमने, 5 लाख का तो बन गया, बचा हुआ कितना है 4 लाख। 4 लाख का आप कब बनाओगे 31 मार्च 2017 में। क्या ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। बस आपको इस डेट तक पूरा 10% मेंटेन कर लेना चाहिए। ये बात समझ आती है? ओके। अब क्या होगा, फिर आप यहाँ पर 30 अप्रैल 2017 यहाँ पर आप DRI को परचेज़ करोगे, ठीक है। और फिर यहाँ पर साल के एंड में वापस से 3 चीज़ें होंगी, या तो आप DRI को बेचोगे या नहीं बेचोगे, ये आपको डिसीजन लेना है। उसके बाद में आप यहाँ पर रिडम्पशन करोगे एंड यहाँ पर आप DRR टू जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करोगे। ये हो गया फर्स्ट ईयर। फिर सेकेंड ईयर में आप वापस से यहाँ पर 30 अप्रैल 2018 यहाँ पर आप DRI परचेज करोगे या नहीं करोगे, उसका डिसीजन लेना है आपको, ठीक है। फिर साल के में वापस से 3 चीज़ें, कौन सी, कि आपको DRI बेचना है या नहीं बेचना है, उसका डिसीजन लेना है। फिर आपको यहाँ पर रिडम्पशन करना है एंड आपको यहाँ पर DRR टू जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र करना है। फिर वापस से थर्ड ईयर में क्या करना है आपको, 30 अप्रैल 2019 में आपको जो DRI परचेज़ करना होता है वो आपको परचेज़ करना है या नहीं करना है, उसका डिसीजन लेना है। एंड साल के एंड में वापस से 3 काम करने हैं आपको। पहले DRI को बेचना है, ठीक है, फिर आपको रिडम्पशन करना है और उसके बाद में आपको DRR टू
जनरल रिजर्व की एंट्री बनानी है। सो दिस इज़ द पूरा चार्ट जो आपको दिमाग में रखना है, इसके हिसाब से आपकी एंट्रीज पास होगी। तो चलिए मैं आपको एंट्रीज पास करके दिखाता हूँ। सबसे पहले आपको DRR मेंटेन करना है 9 लाख का। डेट आपको दे रखी है, पहली डेट आप ले लीजिए ये वाली 31 मार्च 2015। यहाँ पर 2 लाख का DRR बना हुआ है। सो 31 मार्च 2015 DRR जो आपने बनाया होगा 2 लाख का, वो कैसे बनाया होगा? सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L, सरप्लस इन स्टेटमेंट ऑफ P&L टू DRR कितना? 2 लाख 2 लाख। फिर 31 मार्च 2016 में फिर आपने बनाया 3 लाख का DRR, तो सेम एंट्री बन जाएगी यही। तो यहाँ पर आपको लेना है ये 3 लाख, ठीक है। फिर आपको 31 मार्च 2017 में 31 मार्च 2017 में आपको वापस से सेम एंट्री बनानी है, बट यहाँ पर आपको कितना DRR लेना है? 4 लाख, क्योंकि आपको टोटल मेंटेन करना है 9 लाख का। 2 लाख 3 लाख ऊपर बन गया, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 4 लाख। तो बेसिकली हमने क्या कर लिया है, हमने ये वाली एंट्री तो पास कर ली है, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 30 अप्रैल 2017 में आप DRI को परचेज़ करते हो, कितना? जितना आप करंट ईयर में रिडम्पशन करने वाले हो उसका 15%। तो आप ये देखो, आप करंट ईयर में 2018 वाले सेशन में आप 30,000 के डिबेंचर का रिडम्पशन करोगे, तो 30,000 डिबेंचर है मल्टीप्लाइड बाई 100, तो कितना हो गया? 30 लाख। तो 30 लाख का 15% आपको DRI परचेज़ करना है, ये वाला। तो DRI को परचेज़ करने की एंट्री बना देता हूँ मैं यहाँ पर। 30 अप्रैल 2017 DRI को परचेज़ करने की एंट्री होती है DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक। आप कितना रिडम्पशन करोगे? आप 30 लाख का रिडम्पशन करोगे, तो 30 लाख का 15%, सो 30 लाख का 15% ये हो जाएगा 4,50,000, 4,50,000। तो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ कि यहाँ पर हम रिडम्पशन कितना कर रहे हैं? 30 लाख का, और उसके अगले साल हम यहाँ पर रिडम्पशन करेंगे 25 लाख का, और फिर हम करेंगे 35 लाख का, यानी यहाँ पर हम रिडम्पशन करेंगे 35 लाख का। यहाँ तक बात समझ आ गई? अब क्या होगा, यहाँ पर साल के एंड में आप DRI को बेचोगे। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या मैं DRI को बेचूं या फिर ना बेचूं? सर ये कैसा सवाल है, क्योंकि देखो आपको अगले साल यहाँ पर आपको वापस से DRI परचेज़ करना है, और कितना परचेज़ करना है? आपको रिडम्पशन करना है अगले साल 25 लाख का, तो आपको 25 लाख का 15%, 25 लाख का 15% आपको अगले साल मेंटेन करना है। 25 लाख का 15% आपको 3 लाख, यहाँ लिख रहा हूँ मैं, आपको यहाँ पर इस वाली डेट में आपको 25 लाख का 15%, यानी आपको मेंटेन करना पड़ेगा 3,75,000। आपको ये वाला DRI परचेज़ करना पड़ेगा वापस से। अभी आपने ऑलरेडी कितना DRI परचेज़ करके रखा है? 4,50,000। तो जब आपको अगले साल परचेज़ करना ही है, तो अगले साल परचेज़ मत करना, जो आपने ऑलरेडी परचेज़ किया हुआ है उसमें उतना वापस वो बैलेंस रहने दो। मैं कहना ये चाह रहा हूँ, जैसे आपने 4,50,000 का DRI परचेज़ किया हुआ है, ठीक है, अगले साल आपको 4,50,000 में से आप 3,75,000 का DRI ऐसे ही छोड़ दो, बाकी का बेच दो। तो 4,50,000 में से अगर आप 375 का छोड़ दोगे, तो आप 75,000 का बेच दो। मैं आपको वापस से समझाता हूँ। देखो यहाँ पर आपने यहाँ पर DRI परचेज़ किया कितना? 4,50,000, ठीक है। अगले साल आपको वापस से परचेज़ करना पड़ेगा 3,75,000। तो मैं ये कह रहा हूँ कि अगले साल आप 3,75,000 का परचेज़ मत करना, क्योंकि आपने ऑलरेडी परचेज़ किया हुआ है। तो आप उसमें से बचा हुआ बेच दो ना यहाँ पर, यानी कि अगर आप 4,50,000 में से अगर आप 75,000 का बेच दोगे, तो आपके पास बचेगा कितना? 4,50,000 में से अगर आप 75,000 का बेच दोगे तो बचेगा कितना? 375। तो आपके पास वो इन्वेस्टेड रहेगा ना, आपको यहाँ पर वापस से परचेज़ नहीं करना पड़ेगा। तो आपको यहाँ पर जो सेल करना है वो 75,000 का करना है। तो यहाँ पर मैं एंट्री बना रहा हूँ सेल करने की, बेचने की। कौन सी डेट में? 31 मार्च 2018। और DRI टू बेच रहे हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI हम बेच देंगे यहाँ पर 75,000 का, ठीक है। अब हमने यहाँ पर DRI को बेच दिया। अब आप 30 लाख का रिडम्पशन कर दो, तो 30 लाख का रिडम्पशन सेम डेट में होगा। कैसे होता है? डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर 30 लाख
30 लाख। अच्छा यहाँ प्रीमियम भी था ना 5% का, तो यहाँ पर एंट्री ये नहीं आएगी, यहाँ पर एंट्री आएगी डिबेंचर अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर 5% पीएम के साथ में। 30 लाख का 5% कितना होगा? 30 लाख का 5%, तो आपको यहाँ पर 1,50,000 एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 31,50,000, 31,50,000। फिर यहाँ पर सेम डेट में आप एंट्री बनाओगे डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 31,50,000 एंड 31,50,000। तो यहाँ पर आपने क्या कर लिया? आपने यहाँ पर रिडम्पशन कर दिया है। अब यहाँ पर आप DRR टू जनरल रिजर्व की एंट्री बनाते हो, वो बना लो। आपको यहाँ पर एंट्री बनानी DRR टू जनरल रिजर्व। आपके पास में टोटल DRR कितने का था? 9 लाख का। तो आपको सारा का सारा ट्रांसफ़र नहीं करना। आपने कितने डिबेंचर रिडीम किए हैं? 30,000। कितने में से? 90,000 में से। तो आप उसको प्रोपोर्शनेटली ट्रांसफ़र करोगे 30,000 डिवाइड बाई 90,000। तो 9 लाख का 30,000 ये कितना हो जाएगा? 3 लाख। यहाँ पर आकर के आपका ये फर्स्ट ईयर, ये वाला फर्स्ट ईयर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। अब आ गए हम सेकंड ईयर में। अब देखो सेकंड ईयर में यहाँ पर आपको DRI परचेज़ करना पड़ता, बट आपको यहाँ पर परचेज़ करने की एंट्री नहीं बनानी। क्यों? क्योंकि आपका ऑलरेडी 3,75,000 इन्वेस्टेड है। जो आपने पिछले साल परचेज़ किया था 4,50,000 का, उसमें से आपने सिर्फ 75,000 का ही बेचा है, तो आपका ऑलरेडी इन्वेस्टेड है 3,75,000। तो परचेज़ की आपको एंट्री नहीं बनानी है। उसके बाद में आप DRI बेचोगे, बेचे या ना बेचे आपको डिसीजन लेना पड़ेगा, या आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अब देखो आपको अगले साल कितना चाहिए? आपको रिडम्पशन करना है 35 लाख का, तो आपको यहाँ पर जो DRI अगले साल परचेज़ करना पड़ेगा, तो आपको 35 लाख का 15%, यानी आपको परचेज़ करना पड़ेगा 5,25,000। तो आपको तो ज़्यादा ही चाहिए होगा, तो क्या आपको बेचना चाहिए? नहीं। तो आपको ना तो यहाँ पर परचेज़ करना है और ना ही यहाँ पर आपको बेचना है। तो ना तो आप परचेज़ की एंट्री बनाओ, ना ही आप यहाँ पर बेचने की एंट्री बनाओ। ठीक है। अब यहाँ पर आप रिडम्पशन कर दो 25 लाख के डिबेंचर का। तो कैसे करेंगे? देखो यहाँ पर आप डेट लेंगे 31 मार्च। कौन सी डेट है? 31 मार्च 2019। तो 31 मार्च 2019 और यहाँ पर आप एंट्री बनाओगे डिबेंचर अकाउंट डेबिट 25 लाख। अब क्योंकि यहाँ प्रीमियम भी था, तो यहाँ पर आप लिखोगे प्रीमियम ऑन रिडम्पशन कितना? 5%। तो 25 लाख का 5%, 25 लाख का 5%, इट इज़ 1,25,000। एंड यहाँ पर आप लिख दीजिए टू डिबेंचर होल्डर। तो ये हो जाएगा आपका 26,25,000। ठीक है। फिर सेम डेट में आप पेमेंट कर दो। तो डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक, सेम अमाउंट 26,25,000, 26,25,000। इसके बाद में आप ट्रांसफ़र करते हो DRR को जनरल रिजर्व में। आपका टोटल DRR कितना था? 9 लाख। आपने कितने डिबेंचर रिडीम किए? 25,000। टोटल डिबेंचर कितने थे? 90,000। तो आपको ये प्रोपोर्शनल ट्रांसफ़र करना होता है। 9 लाख मल्टीप्लाइड बाई 25,000 डिवाइड बाई 90,000। तो इट इज़ 2,50,000, 2,50,000। तो ये आपका सेकंड ईयर भी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ठीक है। अब आपको थर्ड ईयर पे ध्यान देना है, यानी आपका ये भी हो चुका है, ये भी हो चुका है। अब यहाँ पर DRI परचेज़ करना है या फिर नहीं करना है, आपको ये डिसीजन लेना है। तो परचेज़ करना है। क्यों करना है? क्योंकि आपके पास ऑलरेडी कितना DRI है जो आपने बेचा भी नहीं है? 3,75,000। आपको अगले साल कितना चाहिए? मतलब इस साल में कितना आपको मेंटेन करना है? 5,25,000। तो 5,25,000 आपको चाहिए। आपके पास ऑलरेडी कितना है? 3,75,000। तो आपको यहाँ पर परचेज़ करना पड़ेगा एडिशनल कितना? 1,50,000 का। देखो जब आप परचेज़ कर लोगे 1,50,000 का, आपके पास ऑलरेडी कितना है? 3,75,000। तो टोटल कितना हो जाएगा? 5,25,000। फिर आप पूरा का पूरा यहाँ पर क्या कर दोगे? बेच दोगे। तो हम यहाँ पर परचेज़ करने की एंट्री बनाएंगे 30 अप्रैल 2019, 30 अप्रैल 2019। और एंट्री आप क्या बनाएंगे? DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक।
आपको मेंटेन कितना करना है 5,25,000 का DRI, बट आपके पास में ऑलरेडी कितना है 3,75,000, तो आपको कितना बनाना है एक्स्ट्रा 1,50,000 का DRI। ठीक है, ये आपने एंट्री बना ली यहाँ की, ये एंट्री बन गई। अब आपको साल के एंड में बेचना होता है तो आप यहाँ पर बेचोगे, क्योंकि आपको अगले साल DRI नहीं चाहिए, तो यहाँ पर बेच दो आप 31/3/2020 में, 31/3/2020 में आप इसको बेच दो। तो जब आप बेचोगे तो एंट्री क्या बनाओगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। यहाँ पर आप पूरा का पूरा बेच दो। 5 लाख कितना था, 5,25,000, 5,25,000। फिर आप सेम डेट में डिबेंचर को रिडीम कर दो, तो डिबेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट। अब कितने का रिडम्पशन करना है आपको, 35 लाख का। सो 35 लाख का 5% प्रीमियम भी है, तो 1,75,000। ठीक है, एंड यहाँ पर आप लिख दीजिए टू डिबेंचर होल्डर, कितना हो गया ये 36,75,000। एंड यहाँ पर पेमेंट करना है, तो पेमेंट करने की एंट्री क्या बना दोगे आप, डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 36,75,000, 36,75,000। एंड लास्ट में बस आप एक एंट्री बना दोगे DRR टू जनरल रिजर्व। कितना 9 लाख का DRR आपने बनाया था, आप डिबेंचर रिडीम कर रहे हो यहाँ पर 35,000 के, एंड आपके टोटल डिबेंचर कितने थे 90,000, तो ये हो जाएगा आपका 3,50,000, 3,50,000। तो आपने यहाँ साल के एंड में इसको बेच भी दिया है, रिडीम भी कर दिया है, और आपने ये ट्रांसफ़र भी कर दिया है। ऐसे करके आपका पूरा क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। आप चाहो तो यहाँ पर सारे आंसर लिखे हुए हैं जो मैंने करे हैं, आप एक बार इसको देख सकते हो। ये नेक्स्ट वाला कॉन्सेप्ट आपके सिलेबस में नहीं है ओपन मार्केट का, तो यहाँ पर मैंने आपको लमसम एंड इंस्टॉलमेंट दोनों के क्वेश्चंस करा दिए हैं। तो प्लीज़ कुछ क्वेश्चंस की आप बुक निकाल करके प्रैक्टिस कर लो, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना ही चैप्टर आपका अच्छे से हो जाएगा। बस आपको एक चीज़ दिमाग में रखनी है इंस्टॉलमेंट में, कि आपको जब DRI आप परचेज़ करते हो ना या फिर सेल करते हो, तो आपको ये सोचना है कि अगले साल आपको DRI एक्स्ट्रा चाहिए होगा या नहीं चाहिए होगा। अगर आपको DRI चाहिए अगले साल एक्स्ट्रा, तो आप मत बेचो। एक एग्जाम्पल चलो मैं लेके आपको दोबारा ऐसी चीज़ समझा देता हूँ। ठीक है, जैसे मान लो ये आपका पूरा है, ये मान लो पूरे 3 साल है। ठीक है, आपने यहाँ पर मान लो आपने 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर रखे हैं, आप उसमें से 20,000 का रिडम्पशन यहाँ करोगे, 30,000 का आप यहाँ पर करोगे, और फिर 50,000 का आप यहाँ पर रिडम्पशन करोगे। तो यहाँ पर यानी ये 30 अप्रैल में आपको 15% मेंटेन करना पड़ेगा। किसका, 20 लाख का 15%। अब आप ये देखो 20 लाख का 15%, 20 लाख नहीं सॉरी 20,000, तो 20,000 का 15% आपको DRI कितना मेंटेन करना पड़ेगा, 3,000 ना। और अगले साल कितना मेंटेन करना पड़ेगा, 30,000 का 15%, अगले साल आपको 4,500 मेंटेन करना पड़ेगा, और उसके अगले साल आपको कितना मेंटेन करना पड़ेगा, 50,000 का 15% आपको यहाँ पर मेंटेन करना पड़ेगा 7,500। अब आप ये देखो, आप यहाँ पर चलो एक बार आपने परचेज़ कर लिया, ये आपने कर लिया परचेज़। अब मेरा क्वेश्चन ये है, इस वाली डेट में यानी साल के एंड में आप 3 काम करते हो, पहले DRI को बेचोगे, फिर आप रिडीम करोगे, फिर आप ट्रांसफ़र टू जनरल रिजर्व करोगे। तो मैं ये कह रहा हूँ, क्या आपको यहाँ पर ये DRI बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए, नहीं बेचना चाहिए। क्यों, क्योंकि आपको अगले साल 4,500 का DRI चाहिए होगा, तो आप यहाँ पर फिर सेल इसको मत करो, क्योंकि आपके 3,000 तो ये रहेंगे इन्वेस्टेड। फिर आप अगले साल क्या यहाँ पर आप 4,000 का परचेज़ करोगे, नहीं, क्योंकि आपके ऑलरेडी जो 3,000 का इन्वेस्टमेंट आपका पड़ा हुआ है जो आपने बेचा नहीं है, तो आप 3,000 तो वो पड़े हुए हैं, आप यहाँ पर 1,500 के एक्स्ट्रा परचेज़ कर लो, तो कितने इन्वेस्ट हो जाएंगे, 4,500। अब यहाँ पर आकर वापस से आप DRI को बेचोगे, तो आपको बेचना है या फिर नहीं बेचना है, यानी बेचने की एंट्री बनानी है या फिर नहीं बनानी, आप सोचो। अगले साल आपको कितना चाहिए होगा, 7,500 का DRI, आपके पास ऑलरेडी कितना इन्वेस्टेड हो चुका है, 4,500, तो बेचना है क्या, नहीं, अगले साल चाहिए होगा इसलिए। तो यहाँ पर भी ये सेल मत करो। लेकिन मान लो अगले साल आपको 7,500 का परचेज़ करना है, आपके पास ऑलरेडी कितना है 4,500 का, तो फिर आप एडिशनल 7,500 लेस 4,500, 7,500 लेस 4,500, यानी एडिशनल आप 3,000 का यहाँ पर परचेज़ कर लो। ठीक है, चलो एक एग्जांपल और लेता हूँ। जैसे मान लो ये आपके 3 साल हैं, ठीक है,
ये आपके 3 साल है। यहाँ पर आपने मान लो 1 लाख रुपए के डिबेंचर इशू कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पर आप रिडीम करोगे 30,000 का, और यहाँ पर आप रिडीम करोगे 50,000 का, और यहाँ पर आप रिडीम करोगे 20,000 का। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यहाँ पर इस वाली डेट में आप DRI परचेज करते हो, 30 अप्रैल में आप DRI को परचेज करते हो, वो तो आपको परचेज करना ही पड़ेगा। तो 30,000 का 15%, 30,000 का 15% आपको यहाँ पर 4,500 मेंटेन करना पड़ेगा। और इस वाली डेट में आपको 50,000 का 15%, तो 50,000 का 15% यहाँ पर आपको 7,500 मेंटेन करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको 20,000 का 15%, यहाँ पर आपको 3,000 मेंटेन करना पड़ेगा। आप क्वेश्चन को समझो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। जब आप यहाँ पर रिडीम करोगे तो आप 3 काम करने पड़ते हैं। पहला आप DRI को बेचते हो, फिर आप रिडम्पशन करते हो, और फिर जनरल लेजर में ट्रांसफ़र करते हो DRR को। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि यहाँ पर आप DRI को बेचना है या फिर नहीं बेचना, सोचो। अगले साल आपको कितना चाहिए होगा, 7,500 का DRI, तो क्या हमें बेचना चाहिए? नहीं बेचना चाहिए। तो हम यहाँ पर इसको नहीं बेचेंगे क्योंकि हमें अगले साल चाहिए होगा। तो 7,500 हमें चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी कितना है, 4,500। तो यहाँ पर हमें परचेज़ करना होता है DRI। तो क्या यहाँ पर परचेज़ करें? यस। कितना परचेज़ करना है? 7,500 माइनस 4,500। यहाँ पर हमें परचेज़ करना पड़ेगा 3,000 का परचेज़ करना पड़ेगा। अब जब हमने 3,000 परचेज़ कर लिया, पहले से हमारे पास 4,500 था, तो हमारा कितना मेंटेन हो गया? 7,500 का हमारे पास में DRI मेंटेन हो चुका है। अब यहाँ पर जब आप रिडीम करोगे वापस से आपको 3 काम करने होते हैं। कौन से 3 काम? DRI को बेचो, उसके बाद रिडम्पशन करो, उसके बाद जनरल लेजर में ट्रांसफ़र करो। तो यहाँ पर मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या हम बेचें या फिर ना बेचें? हमारे पास कितना मेंटेन्ड है? हमारे पास 7,500 का DRI मेंटेन्ड है। हमें अगले साल कितना चाहिए होगा? सिर्फ 3,000 चाहिए होगा। तो क्या हमें बेचना चाहिए? ऑब्वियसली बेचना चाहिए। तो हम 7,500 में से हमें अगले साल कितना चाहिए? 3,000। तो 3,000 तो छोड़ दो, बाकी का बेच दो। तो 7,500 माइनस 3,000, तो हम यहाँ पर 4,500 के DRI को क्या कर देंगे? सेल कर देंगे, ठीक है। अब अगले साल यहाँ पर आ जाओ, यहाँ पर हम DRI को परचेज़ करते हैं। तो क्या हम DRI को परचेज़ करें? नो, क्योंकि हमने पिछले साल 3,000 का बेचा ही नहीं है, हमने ऑलरेडी उसको छोड़ दिया है ऐसे ही। तो यहाँ पर आपको DRI को परचेज़ नहीं करना, लेकिन लास्ट में तो आप DRI को बेचोगे ही बेचोगे। तो यहाँ पर आपको DRI को बेचना ही बेचना है। यानी दिमाग में रखो कि जब आप रिडम्पशन स्टार्ट करोगे तो वहाँ पर तो आपको परचेज़ करना ही करना है, एंड लास्ट में आपको DRI बेचना ही बेचना है, सेल आउट करना ही करना है। बस आपको बीच में ये सोचना है कि आपको परचेज़ करना है या फिर बेचना है या फिर नहीं बेचना है। ये चीज़ आपको सोचनी है। कैसे सोचोगे? अगले साल का दिमाग में रख के, ठीक है। तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे समझ में आ गया है, ठीक है। तो अब आपसे मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।